वीडियो के अंदर हम 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक है एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ पॉसिबल है वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसको वैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए, किसी भी चीज़ का मतलब समझने के लिए अगर हम उसका फॉर्मूला जानते हैं तो उसका मतलब हम समझ सकते हैं। हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब है आय में आए बदलाव यानी इनकम में आए बदलाव की वजह से उपभोग में आया बदलाव, कंजम्पशन में आया चेंज। किसी इंसान की इनकम में बदलाव के कारण कंजम्पशन में जितना बदलाव हुआ उसको हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब जल्दी से समझ लेते हैं एमपीएस क्या होता है। इसको हम बाद में भी देखेंगे, अभी हल्का सा बस रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, एमपीएस क्या होता है? चेंज इन एस, चेंज इन वाई। तो इसका मतलब आय में आए बदलाव की वजह से बचत में आया बदलाव। ओके, अब देखो आय में जो बदलाव आया या तो आप उसको कंज्यूम कर लोगे गुड्स और सर्विस खरीदने में, वस्तु सेवा खरीदने में, या तो आप उसको सेव कर लोगे। दो ही काम कर सकते हैं। तो लॉजिक लगा के देखना, अगर हम जितना पैसा हमारे आय में बदलाव आया उसका ज़्यादा पैसा खर्च कर लें तो क्या ये ज़्यादा होगा कि कम होगा? ये वाली चीज़ कम हो जाएगी। ज़्यादा आपने खर्च कर लिया, सेव आप कम कर पाओगे तो ये कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर एमपीसी ज़्यादा है तो एमपीएस कम है। अब अगर हमने बचत कम करी, अगर हमने क्या करा? कंज्यूम कम किया, हमारा इनकम में बदलाव आया, उस बदलाव का बहुत थोड़ा सा पोर्शन हमने कंज्यूम किया और बहुत सारा बचा लिया, तो हमारा एमपीसी कम हो जाएगा, एमपीएस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने दो बातें सीख ली। पहली बात एमपीसी होता क्या है ना, और एमपीएस क्या होता है। दूसरी बात, इन दोनों में हम देख सकते हैं उल्टा रिलेशन है। जितना ज़्यादा हमारा एमपीसी होगा उतना कम हमारा एमपीएस होगा, और जितना कम हमारा एमपीसी होगा उतना ज़्यादा एमपीएस होगा, यानी उल्टा रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि या तो आप पैसा बचाओगे या तो खर्च करोगे। अगर आप आय में बदलाव का ज़्यादा पैसा बचा लेते हो तो खर्च करने को कम रहेगा, ज़्यादा खर्च करते हो तो बचाने को कम रहेगा। वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। और क्या चीज़ है इसके अंदर? ये बोल रहे हैं एमपीसी जो होता है इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है कभी, क्या एमपीसी का वैल्यू 1 से ऊपर हो सकता है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम कभी गलत नहीं करेंगे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। अब देखो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला, इसको हमेशा ध्यान रखो। अब अगर ये पूछते हैं क्या ये ज़ीरो हो सकता है, तो इसके ज़ीरो होने के लिए क्या चाहिए? किसी भी उसके रेशो के ज़ीरो होने के लिए क्या चाहिए? न्यूमरेटर ज़ीरो। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो है तो हमारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अब हम सोचते हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब अगर एक इंसान की आय में बदलाव आए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस बदलाव का कोई पोर्शन वो खर्च ना करे? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखो एग्जाम्पल लेके सोच लो, कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है। ठीक है, उसकी इनकम बढ़ के 12,000 हो गई, तो आय में बदलाव कितना? 2,000। उसने सोचा इस एक्स्ट्रा पैसे को मैं खर्च ना करूं, बचा लूं। ठीक है, बदलाव 2,000 का आया, पर उसने सोचा मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करता, इसको बचा लेता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा वाली कमाई जो है, जो बढ़ी है अभी अभी, उसको बचा रहा है।
तो हाँ, पॉसिबल है कि हमारा MPC ज़ीरो हो, आय में जितना बदलाव आया हो उस बदलाव को हम खर्च ही ना करें, पॉसिबल है। तो हमारा आंसर ज़ीरो आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है? ज़्यादा, कम से कम ज़ीरो आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि जितना कमाया, जितना कमाई हमारी बढ़ी, उस बढ़ी हुई कमाई को पूरा हम खर्च कर दें, यानी हमारा ये और ये बराबर हो, हम कुछ भी ना बचाएं। अगर हम ऐसा करें कि हम कुछ भी ना बचाएं, जितना पैसा बढ़ा वो 2000 जो बढ़े थे, हमने 2000 के 2000 खर्च कर दिए, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर, तो बराबर है तो कट के आंसर 1, तो इसका मतलब 1 भी आ सकता है। अब बोलो, अगर ये बोलें कि क्या 1 से ऊपर आ सकता है, तो खुद से बताओ क्या ये पॉसिबल है कि किसी इंसान की आय में बदलाव तो आया 2000, पर वो इससे ज़्यादा बचा पाए? 1 से ऊपर आंसर तो तभी आएगा ना जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। तो ये कब पॉसिबल है? उसकी बदलाव इनकम में 2000 आए और वो 2000 से ऊपर कैसे बचाएगा, सॉरी 2000 से ऊपर खर्च कैसे करेगा? ठीक है, जितना बदलाव आए उतना ही खर्च करना है ना, उतना ही कर पाएगा। इस बदलाव का ही तो कोई पोर्शन खर्च और कोई पोर्शन सेव होगा, तो वो ये तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं 1 से ऊपर नहीं जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये चीज़ हम समझ गए। और क्या है, लास्ट चीज़ इसमें एक और है, वो ये है कि MPC गरीब लोगों का ज़्यादा होता है। MPC अमीरों के कंपैरिजन में गरीबों का ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों है? गरीबों की तो इनकम ही कम होती है, रीज़न है गरीबों की इनकम कम होती है, तो उनकी उस कम इनकम का, जैसे मानो कि एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा। एक गरीब इंसान है, वो 2000 रुपये कमाता था, बहुत मुश्किल से काम चल पा रहा था उसका, ठीक है, खाना वाना भी उसका प्रॉपर नहीं हो पाता था इसके अंदर। अब इस इंसान का अगर इनकम 3000 हो जाए, बढ़ के 3000 हो जाए, तो अब वो क्या करेगा? इनकम में बदलाव कितना आया? 1000 का, ठीक है, 1000 का बदलाव आ गया। तो अब ये आदमी इस बढ़ी हुई इनकम को सेव थोड़ी कर पाएगा, अभी तक तो उसको खाने की भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब ये इनकम बढ़ा, तो इस बढ़े हुए इनकम का वो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन खर्च करेगा, ताकि कम से कम खाना पीना ठीक ठाक हो पाए। तो ऐसा होता है गरीबों का, क्योंकि आय का स्तर कम होता है, इनकम का लेवल कम होता है, इस वजह से उनका ज़्यादा पोर्शन कंजम्पशन पे खर्च हो जाता है। अब अगर वहीं कोई एक अमीर इंसान होता जो महीने का 1,00,000 रुपया कमाता, 1,00,000 रुपया कमाता, और कमाई बढ़ के 1,20,000 हो जाती, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर 20,000 का फ़र्क आया, तो वो इसको बचा पाएगा ना बहुत सारा। कौन सा वो 1,00,000 रुपया पहले खर्च कर पाता होगा, इस पैसे में से भी कुछ बचाता होगा, कुछ खर्च करता होगा। अब पैसे इससे भी ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, तो वो इसका बहुत बड़ा पोर्शन बचाएगा, हार्डली कुछ खर्च करेगा, क्योंकि वो पहले भी खर्च नहीं कर पा रहा था अपने सारे पैसे। तो हम बोलते हैं गरीबों का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अमीरों के कंपैरिजन में ज़्यादा आता है, क्योंकि गरीबों की आय का स्तर ही कम होता है, जिस वजह से उसका एक बड़ा पोर्शन उनको कंजम्पशन पे खर्च करना पड़ जाता है। ठीक है, इसमें इतना है। अब हमारा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका मतलब सीमांत बचत की प्रवृत्ति। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, आते हैं वापस अपने फॉर्मूला पे। तो आय में आए बदलाव की वजह से बचत में आया बदलाव, तो ये हमारा है सीमांत बचत की प्रवृत्ति। ठीक है, अब इसका वैल्यू बोला है 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो ये हमने देखा ही था। क्यों? देखो, आय में बदलाव आया, अब जितना बदलाव आया, अगर उस इंसान ने सारा पैसा बचा लिया, जितना भी आय बढ़ा उतना का उतना पैसा बचा लिया, अगर उसने ऐसा किया, तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर, ऊपर नीचे बराबर, मतलब कट के आ गया 1। अब ये कौन से वाला केस है? एक एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, एक इंसान की इनकम 1,00,000 रुपये थी, बढ़ के 1,20,000 हो गई, तो हो सकता है वो 20,000 जो बढ़ा
उसको कुछ भी खर्च ना करे, सारा बचा ले, तो ऐसे कंडीशन में ये 1 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम 1 जा सकता है। अब ये मिनिमम कितना जा सकता है? मिनिमम ये 0 जा सकता है। अब 0 कब होगा? जब कुछ भी ना बचाए, जितना पैसा बढ़ा उसको कुछ भी उसको ठीक है कुछ भी ना बचाए, सब खर्च कर दे, तब जाके ये 0 हो जाएगा। तो वो भी हमने देखा पॉसिबल है, ठीक है, कि हम कुछ भी नहीं बचा रहे हैं, सब खर्च कर रहे हैं। तो अब वो गरीब इंसान जो हमने देखा था, जो पहले 2000 कमाता था, बाद में 3000 कमाने लगा, तो पॉसिबल है उसके इनकम में जो 1000 का बदलाव आया वो उसमें से कुछ भी ना बचाए, ठीक है, उसको खर्च करना पड़ जाए ठीक ठाक ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये पॉसिबल है कि जितना भी आय में बदलाव आए उसका कुछ भी सेव ना किया जाए, तो ये भी पॉसिबल है। MPC और MPS अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन आ जाती है कि इसकी व्युत्पत्ति बताओ कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, कैसे आई ये चीज़, ठीक है। हमको यह आइडेंटिटी दे दी जाएगी, बोला जाएगा आप इसको डिराइव करके बताओ कि ये कैसे आया। तो हमारे स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं, देखते जाएंगे। हमको पता है जो AS होता है, समग्र पूर्ति होता है, वो C+S के बराबर होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमने 2 चीज़ें सीखी है ना, AD बराबर होता है C+I अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, बंद अर्थव्यवस्था है। उसी तरह से AS बराबर होता है C+S के, यानी कंजम्पशन और सेविंग के, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि AS और Y बराबर होता है, समग्र पूर्ति और I बराबर होता है। तो अगर AS C+S के बराबर है तो Y भी C+S के बराबर है, ठीक है। इतना कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, अगर इनकम कंजम्पशन और सेविंग के बराबर है तो इनकम में बदलाव, डेल्टा का साइन चेंज को शो करता है, तो इनकम में बदलाव उपभोग और बचत में बदलाव के सम के बराबर होगा। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम बोलेंगे दोनों साइड, इस साइड, दोनों साइड को हम चेंज इन वाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे भी चेंज आना चाहिए था, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी क्या है, YC प्लस, तो अब यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे भी चेंज और यहाँ पे भी चेंज। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ चेंज इन वाई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर उसके नीचे चेंज इन वाई लिख दिया हमने। तो ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई कट के 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये वाली चीज़ हम करेक्ट कर लेंगे, इसका मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई होना चाहिए था, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारी यहाँ से आ गई और ये वाली चीज़ हमारी यहाँ से आ गई। अब हम जानते हैं, ये तो 1 आ गया, जान गए हम। ये फॉर्मूला हमने अभी सीखा, MPC का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हमारा MPS का है। तो इस तरह से हमने अपनी आइडेंटिटी निकाल ली, ठीक है। इतना सिंपल है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से करना है। अब हम कर रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब इसका क्या मतलब है हम देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है C/Y। इसका मतलब किसी इंसान की आय जो है, इनकम जो है, उसका कितना पोर्शन वो कंज्यूम करता है, वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च कर देता है। अभी हम बदलाव की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना है। ये हमारे MPC से अलग है, इसमें हम बदलाव की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बस बोल रहे हैं आय कितना है और उस आय का क्या पोर्शन खर्च कर दिया। अब इसका वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 से ऊपर ही होगा। इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं सब, तो ध्यान रखना है कौन सी चीज़ 0 हो सकती है, कौन सी चीज़ ऊपर होगी, कौन सी चीज़ नेगेटिव हो सकती है, हमें सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, हमें ध्यान रखना है उससे ऊपर ही होगा। अब ऐसा क्यों, हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में ये है, तो ये 0 कब होगा, 0 ये तब होगा जब एक इंसान कुछ भी ना कमाए, मतलब कुछ भी ना खर्च करे, तब ये 0 हो सकता था। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान खर्च ही ना करे?
तो जिएगा कैसे? ये पॉसिबल है कि एक इंसान कुछ भी ना कमाए, पर इंसान कुछ भी खर्च ना करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अब कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इस वजह से हमारा APC भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये हम ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा? अगर मानो एक इंसान कुछ भी नहीं कमाता, उसकी इनकम ज़ीरो है, तभी भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा, ज़ीरो तो नहीं हो सकता। हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम उतनी दूर की बात नहीं करते, पर इसका मतलब इतना तो हम समझ गए ना कि इसका मैक्सिमम वैल्यू का कुछ भी जा सकता है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी जा सकता है। तो अगर कभी कन्फ्यूजन हो कि APC हमारा 1 से ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो सोचो जब इनकम ज़ीरो है फिर तो ये वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है, तो डेफिनेटली 1 से तो ऊपर जा ही सकता है। ठीक है, इसमें इतना हम नहीं जाएंगे, पर कोई बात नहीं, इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं कि 1 से तो डेफिनेटली ऊपर जा ही सकता है। ठीक है, तो APC का वैल्यू 1 से ऊपर हो सकता है, ज़ीरो और ज़ीरो से नीचे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कोई इंसान खर्चा तो करेगा ही। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो खर्चा ना करे। ख़त्म। अब हमारे पास क्या आ गया? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी औसत बचत की प्रवृत्ति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक इंसान ने कुछ भी कमाया, कोई भी कमाई करी, और उसका कितना पोर्शन बचाया। अब हम कह रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 से कम ही आएगा, इसका वैल्यू 1 से कम ही आएगा। देख लेते हैं क्यों ऐसा है। अभी अगर एक इंसान ओके, अगर एक इंसान, ये 1 कब आएगा? 1 आने का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर। तो 1 तब आएगा जब कोई इंसान ऐसा करे कि जितना भी कमाया वो सब बचा लिया, कुछ भी खर्च नहीं किया। तो हमने तो अभी सीखा ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान कुछ खर्च ही ना करे। कुछ कमाए नहीं ये पॉसिबल है, पर कुछ खर्च करे ना करे ये पॉसिबल नहीं है। जब कोई इंसान कुछ भी नहीं कमाता तो वो अपनी पुरानी सेविंग्स का इस्तेमाल कर लेता है, हम जानते हैं ये सिचुएशन पॉसिबल है, पर कुछ भी वो खर्च ना करे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये सिचुएशन कभी भी नहीं आ सकता जब ये कट के 1 आए, यानी इनकम सेविंग के बराबर हो जाए और कंजम्पशन कुछ भी है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगी, 1 से नीचे ही होगी, हमको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से नीचे ही होगी। 1 से भी नीचे हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये सब कुछ जा सकता है। ठीक है, पर ये 1 से कम होगा, इतना हमें ध्यान रखना है, 1 कभी नहीं होगा। अब इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं। इसकी डेरिवेशन क्या है? हमारे पास वापस से एक आइडेंटिटी है, यानी APC APS दोनों को प्लस किया, आंसर आया 1। यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो हमने बोला समग्र पूर्ति यानी AS एग्रीगेट डिमांड बराबर है कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, फिर हमने बोला AS बराबर होता है Y के, हम जानते हैं। तो अगर AS C+S के बराबर है तो Y भी C+S के बराबर होगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा Y = C+S। अब हमने बोला दोनों तरफ डिवाइड कर दो Y से, तो हमने इस वाली आइडेंटिटी को Y = C+S को दोनों तरफ Y से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये कट के क्या हो गया? 1 आ गया, लिख दिया 1। ये फॉर्मूला किसका है? APC का है, वो लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला है? APS का है, वो भी लिख दिया। तो हमें हमारी आइडेंटिटी मिल गई। अब इसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आते हैं, जो पीछे भी किया था उसमें से भी, इसमें से भी, जहाँ पे हमको MPS का वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे MPC बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पता है MPS MPC इन दोनों का सम 1 है। तो अगर MPS जितना भी दिया है, हमको बोला MPS 0.4 है, तो 1 - 0.4 ये हमारा MPC हो जाएगा, विच इज़ 0.6। ऐसा ही क्वेश्चन दे देंगे कि
सी और ए पी एस में से किसी एक की वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे आप दूसरे वाले की वैल्यू बताओ। तो एक की वैल्यू जो भी दी हो उसको 1 से माइनस कर दिया जाएगा और हमको दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे अगर हमको ए पी सी बोला हो 0.6 है, ए पी सी बता रखा है, ए पी एस बताने को बोला है, तो इसको 1 में से हटा दो तो हमारा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है, पर ये भी आ जाते हैं, इसको भी देख के रखना है।